हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और मुझे ये यकीन है कि आप लोगों ने जितनी भी स्टडी करनी होगी कर लिया होगा बीपीएससी के लिए। और जो 72वीं बीपीएससी का फॉर्म आया है आप लोगों ने भर दिया होगा, ठीक है। और इसमें जो है अब टाइम है कि हम टेस्ट सीरीज़ या फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि हम और भी मजबूती से खड़े रहें अपनी प्रिपरेशन में। तो मेरे एक गुरुजी हुआ करते थे, अभी भी हैं। वो कहते थे कि देखो, अगर किसी एग्ज़ाम को निकालना है तो उसके दो हेडलाइट होते हैं। एग्ज़ाम पूरा जो ढांचा है उसको गाड़ी समझो, और हेडलाइट जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। तो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़रूर देखना चाहिए। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो आपको नहीं पता चलता है कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी क्या है या किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह का पैटर्न है। आप सीधे सीधे तैयारी करते रहते हैं, आप जीवन भर तैयारी करेंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम निकालने का यही तरीका है कि आप समझें, आप उस जगह पे वार करें जहाँ पे वार करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने जो है ये शुरू करने का सोचा कि जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कम से कम आपका जो है कवर हो जाए। तो उसमें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 67th जो बीपीएससी का हुआ था उसका सेट नंबर ए, ठीक है। और प्री का क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा ना डिवाइड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक ही वीडियो 2-2, 3-3 घंटे का हो जाएगा अगर हम 150 क्वेश्चन करने बैठे तो। इसलिए 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे और इसमें 5-5 वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, ठीक है, कवर कर दूँगा। और उसमें हम लोग करेंगे क्या कि 5-6 दिन के अंदर इसको निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। इंग्लिश में ना लेके हिंदी में लेंगे ताकि जो बड़ी ऑडियंस है वो सारी बातें समझ सके। तो पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा देख रहा है, लगता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि दर्पण का प्रकार क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हम इसको ना एलिमिनेशन मेथड के तहत चलेंगे ताकि एक्सप्लेन भी करते रहें और आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो पहले आप उत्तर सोच लीजिए कि उत्तर क्या होगा अपने हिसाब से, आपने जो पढ़ा है। अगर सही है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, या नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन भी देखिए, ठीक है। देखिए, अगर हम एलिमिनेशन मेथड पे जाए तो पहले हम समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण में हम रोज़ सुबह उठते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें एक इमेज बन रहा है, लेकिन वो क्या है, बराबर है सामने वाले साइज, मतलब मेरे ही साइज का अंदर भी बना हुआ है, ठीक है, आईने में भी वही साइज आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये बराबर है, बड़ा तो है नहीं, ठीक। यहाँ पे वर्ड्स पे भी आपको देखना है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज है ना। तो आपका इमेज कैसा बन रहा है, ठीक है, दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर, यही तो पूछ रहा है, ठीक, ये पूछ रहा है। तो समतल दर्पण तो हटा दीजिए, बी हट गया, ठीक। दूसरा है उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये जो है ये असल में कहाँ पे यूज़ होता है, ये गाड़ियों में यूज़ होता है। गाड़ी का जो शीशा होता है तो पीछे जो भीड़ होती है ना उसको देखने के लिए, ट्रैफिक को ये छोटा करके दिखाता है, ठीक। तो क्या होता है, ये छोटा करके दिखा रहा है, समझ गए। यानी ये दर्पण क्या करता है कि जो इमेज बना रहा है वो छोटा बना रहा है। तो उत्तल दर्पण भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या कि अपने से बड़ा लगता है, प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है क्वेश्चन में। तो ये भी नहीं होगा। उत्तल और समतल तो दोनों हट गए। अब है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो इसमें क्या है, अलग अलग केस होते हैं, पर किसी एक जो मतलब खास बात इसकी जो है कि जब आप इसके बिल्कुल पास खड़े होते हैं ना, तो मतलब कहाँ खड़े होते हैं, फोकस और पोल के बीच में। तो ये आपका एक बड़ा और सीधा यानी मैग्नीफाइड और इरेक्ट जो है इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, दिखाता है, ठीक। इसीलिए कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का ही यूज डेंटिस्ट करते हैं, समझे, दांत को बड़ा देखने के लिए। तो सवाल में क्या बोला गया है कि सवाल में बोला गया कि प्रतिबिंब बड़ा लगता है, इसीलिए दर्पण सिर्फ और सिर्फ अवतल यानी कॉनकेव ही होगा, समझ गए। तो जहां कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और उसमें रहे कि बड़ा, तो आप समझ जाइए अवतल, छोटा तो उत्तल, और समान तो समतल, समझे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों, ठीक है।
तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, ठीक। और सही आंसर जो है वो डी है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इसी के कारण। अब इस पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा शरीर क्या है, लगातार पसीना निकालता है गर्मी के दिनों में। जब पसीना पानी से भाप बनता है यानी गैस बनता है तो क्या होता है, वो बनने में क्या होता है, हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हीट चाहिए होती है कि वो भाप बने। तो शरीर की गर्मी जो है वो पसीना को हीट यानी हमारे शरीर से खींचता है, जिससे शरीर जो है वो ठंडा होने लगता है। तो पंखे का काम क्या होता है, पंखा जो है चलने से क्या होता है, हवा तेज़ी से चलती है, जिससे पसीना जो है वो पिघलने यानी वाष्पित यानी इवोपरेट होने लगता है, उसकी रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है। तो जैसे ही बहुत तेज़ होगी तो पसीना जितनी तेज़ी से सूखेगा क्या होगा, हमारी उतनी ही ज़्यादा हमको ठंडक महसूस होगा, आराम का एहसास होगा। समझ गए, इसलिए हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए हमको आराम की अनुभूति होती है, ठीक। चलिए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, क्वेश्चन है। आपका आंसर देख लीजिए। सही उत्तर है ए, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे, देखिए जो वायुमंडल की परत है, परतें हैं, लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहते हैं उसको, वो पृथ्वी के ऊपर हवा की जो बहुत सारी परत होती है, ठीक। तो जहाँ पे हवा ठंडी होती है तो वहाँ पे गहरी होती है, और जहाँ पे हवा गर्म होती है वहाँ पे पतली होती है। साथ ही जो हवा क्या करती है, लगातार हिलती डुलती रहती है यानी चलती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब तारों की रोशनी आती है पृथ्वी की तरफ तो हज़ारों मतलब करोड़ों किलोमीटर रास्ता तय करके आती है। अब ऐसे में जब एटमॉस्फेयर में घुसती है तो क्या होता है, जो हवा हिल डुल रही है, उसकी परत जो हिल डुल रही है, उसके कारण लगातार रोशनी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मुड़ती जाती है, जैसे हवा मुड़ती है वो भी मुड़ती है। तो उसी तरह जब हमारे वो आँख तक पहुँचती है, ठीक है, रोशनी जब हमारे आँख पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो कभी हमको दिखती है और कभी जब मतलब कभी सीधी पड़ती है और कभी नहीं पड़ती है। तो इस कारण हमको क्या लगता है कि तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, ठीक, यानी कभी दिख रहा है कभी बुझ रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, तारा लगातार चमक रहा है, ठीक है। समझ गए, तो प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। देखिए हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, यही सवाल है। आपका आंसर क्या है, आपने अपना आंसर दे लिया। अब इसका सही उत्तर जो है वो है बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझते हैं। देखिए संलयन जो होता है वो फ्यूजन होता है, और फ्यूजन क्या होता है उसको देखते हैं। जब दो छोटे छोटे, ठीक है, छोटे और हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में बहुत उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर जब जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस यानी हीलियम बनाते हैं, तो उस न्यूक्लियर फ्यूजन या संलयन को ही क्या कहते हैं, हम फ्यूजन कहते हैं। इस क्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी निकलती, ठीक, समझ गए। और नियंत्रित और अनियंत्रित क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए जिसे हम रोक सकें, ठीक है, या थोड़ा धीमा कर सकें, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए हम धीमा करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड। अब अनकंट्रोल क्या है, जो एक बार शुरू हो जाए तो बिना रुके एक बड़ा धमाका करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम का मकसद ही विनाश करना है, इसीलिए इसमें रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड भी कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि धमाके का ट्विस्ट क्या है। देखिए हाइड्रोजन बम को शुरू करने के लिए लगभग 2 करोड़ डिग्री
सेल्सियस तापमान चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा जो तापमान है, टेम्परेचर पैदा करने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर पहले एक छोटा एटॉमिक बॉम्ब जो फ्यूजन पर चलता है फोड़ा जाता है। उस एटॉमिक बॉम्ब की गर्मी से हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं, यानी फ्यूजन करते हैं, और एक महाविनाशकारी धमाका होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर बताइए। उच्च दाब के कारण। ठीक, समझ गए? आंसर है हमारा बी। समझ गए? तो आंसर है हमारा बी, उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसीलिए। ठीक, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर, इन दोनों का रिलेशन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर हवा का दाब यानी जो दबाव है वो कितना है। अगर नॉर्मल प्रेशर रहता है यानी खुला हुआ ढक्कन रहता है तो कितना रहता है टेम्परेचर? मैक्सिमम 100 डिग्री। 100 डिग्री पे जाके उबलता है। कुकर के अंदर क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कुकर के ढक्कन से यानी एयर टाइट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो बनती हुई जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। इस वजह से कुकर के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है। उच्च दाब के कारण क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले जो 100 डिग्री था वो अब 120 डिग्री पे पहुंच जाता है। अभी 120 डिग्री पे कोई चीज़ उबल रही है जो 100 डिग्री पे उबल रही थी, तो ऐसे में क्या होगा, वो जल्दी पकेगा। तो खाने को पकने के लिए पहले से ज़्यादा गर्मी अभी मिल रही है, और क्या मिल रहा है, हीट भी मिल रहा है, यानी उष्मा भी मिल रहा है, तो खाना क्या होगा, बहुत जल्दी पक जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक, अब है अगला क्वेश्चन। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, कम होगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? ठीक, तो बताइए। तो इसका आंसर है बी, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो देखते हैं। देखिए, फ्रिज कैसे काम करता है। फ्रिज कोई ठंडक पैदा करने वाली मशीन नहीं, ये एक हीट पंप है। ये फ्रीज के अंदर की गर्मी को खींचता है और उससे पीछे लगे कंप्रेसर, जो कंप्रेसर पीछे लगता है यानी कॉइल्स के जरिए बाहर कमरे में ही फेंक देता है। समझ रहे हैं? यानी अंदर जो फ्रीज के अंदर जो गर्मी उत्पन्न हुई, ठीक है, बंद दरवाजे के अंदर, उसको खींच के वो बाहर निकाल देता है। फ्रीज का ये काम है। तो अगर दरवाजा खुला तो क्या होगा, जब दरवाजा खुला, हमने छोड़ दिया खुला हुआ दरवाजा, तो फ्रीज के अंदर का जो हिस्सा है वो पूरा कमरा जो है एक हो जाता है, यानी अभी फ्रीज के अंदर जो टेम्परेचर है और फिर बाहर, वो दोनों समान हो जाएंगे। तो अब फ्रीज पूरे कमरे को ठंडा करने की कोशिश करेगा ऐसी सिचुएशन में। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये होगा तो एक्स्ट्रा हीट जनरेशन होगा, ठीक है, पीछे जो वो हीट भेज रहा है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो पूरे कमरे को ठंडा करने के चक्कर में फ्रीज का कंप्रेसर क्या है, लगातार बहुत तेज़ी से काम करेगा, और मोटर जो है लगातार चलने से बहुत ज़्यादा हीट होगा, पैदा होगा, उष्मा होगा। इसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हीट कहते हैं। अब इस तरह की हीट पैदा होगी तो कमरे में क्या होगा, बढ़ जाएगा हीट। तो इस तरह अगर हम फ्रीज का दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो पूरे कमरे का जो है टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? यही बात है। क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए।
कर दिया आप लोगों ने टिक। चलिए, तो इसका सही आंसर है डी, जल स्तर नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब क्यों नहीं बढ़ेगा वो देखते हैं। देखिए, आर्किमिडीज का नियम है, प्रिंसिपल है कि जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है तो वो अपने वजन यानी वेट के बराबर पानी को उस जगह से हटा यानी डिस्प्लेस कर देती है। ठीक, समझ गए इस नियम को? नहीं समझे तो पीछे थोड़ा सा करके फिर से सुन लीजिए, बहुत ही आराम से बोला है। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व जो है, डेंसिटी है, यानी बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ का कुछ हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर रहता है और बड़ा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। पर जो हिस्सा पानी के अंदर है उसने पहले ही अपने वजन के बराबर जगह घेर ली है। समझ गए? तो पिघलने पर क्या होगा? जब बर्फ पिघलती है तो वो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम बर्फ से कम होता है तो पिघला हुआ जो पानी है ठीक उतनी ही जगह घेर पाता है जितनी जगह जो है तैरते समय बर्फ के डूबे हुए हिस्से ने घेरी थी। तो इस कारण क्या है, न तो पानी कम पड़ेगा और न ही बाहर निकलेगा। तो वाटर का लेवल क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, अनइफेक्टेड रहेगा। समझ गए? चलिए, तो इसका आंसर था डी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए आप अपना आंसर। इसका सही उत्तर है डी, गैल्वेनोमीटर यानी विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अब क्यों देख लेते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर, पहले जो वोल्ट मीटर है ऑप्शन ए में उसकी बात करते हैं। ये दो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापता है। तो ये सही मेल है, बिल्कुल, वोल्ट मीटर विभवांतर। ठीक, दूसरा जो है एमीटर, एम्पियर से बना है, ये सर्किट में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट नापता है। तो ये भी सही मेल है, विद्युत धारा। ठीक, तीसरा है पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत एक्यूरेटली नापता है। ये भी सही है, विद्युत वाहक बल को नापता है। लेकिन डी क्यों गलत है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस लिखा है उसके सामने। तो जो कि गलत इसलिए है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का असली काम क्या है कि सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति यानी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना और उसकी दिशा यानी डायरेक्शन का पता लगाना। ये बहुत छोटी करंट को भी डिटेक्ट करता है। इसलिए क्या हुआ, विद्युत प्रतिरोध जो रेसिस्टेंस को नापने के लिए ओम मीटर की ज़रूरत पड़ती है, न कि गैल्वेनोमीटर की। ठीक, इसलिए ये गलत मैच है। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में यानी जहां हवा नहीं है एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, जहां हवा नहीं है वहां क्या होगा, खुद ही सोच के देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। खैर चलिए, आप बताइए आंसर। मैं बताता हूँ, डी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। अब हवा है नहीं तो क्यों ज़मीन पर पहुँचेंगे, बताता हूँ। देखिए, लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भारी चीज़ है रबर, लकड़ी का गेंद, तो क्या होगा, जल्दी गिरेगा, और हल्की चीज़ जो पंख है वो धीरे धीरे गिरेगी। तो दिन रात हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी यही बैठा हुआ है। ठीक, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, एयर रेसिस्टेंस है, इसलिए ऐसा होता है कि पंख उड़ने लगता है। अब निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सवाल में मतलब ये शब्द है
मेरी बात, ठीक। यानी जहाँ हवा बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी गैलीलियोज जो लॉ है ग्रेविटी त्वरण यानी G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो वस्तु के द्रव्यमान यानी वेट बट्टा वेट बाई मास जिसको कहते हैं पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हवा का रुकने वाला जो फोर्स है वही खत्म हो जाएगा तो चाहे हाथी गिरे कि चींटी गिरे कि पंख गिरे कि गेंद गिरे कि कुछ भी गिरे अगर एक समान जगह से तो सब एक ही स्पीड में नीचे गिर जाएंगे, तो एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। समझ गए? समझ गए ना? तो डी क्यों आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? यही जानना है। आप लोग आंसर बताइए। आंसर है डी, ठीक है, प्रकाश का विद्युतीकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसको कहते हैं। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, पतली परत थिन फिल्म कहते हैं। फिल्म का मतलब हुआ परत, ठीक है, थिन फिल्म। तो साबुन का घोल या पानी पर जो है तैरता है। अगर हम उस पर तेल रख दें, ठीक है, पानी के ऊपर, तो एक बहुत ही पतली परत वो खींचता है, ठीक है, थिन फिल्म जो है होता है वो उसके ऊपर बन जाता है। अब दो जगह से रिफ्रैक्शन होता है इसमें। जब सूरज की रोशनी इस परत पर गिरती है तो रोशनी का एक हिस्सा जो है इसकी ऊपरी सतह यानी टॉप सरफेस से टकराकर लौट जाता है और बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो अंदर जाकर उसकी नीचे वाली जो सतह होती है यानी बॉटम सरफेस से वहाँ से टकराती है और फिर लौटती है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में दोनों का टकराव होगा, मिलन होगा। जब ये दोनों लौटती हुई प्रकाश की तरंगे जो वेव्स होती हैं वो आपस में क्या होती है? मिलती, टकराती। तो इनके बीच क्या होता है? व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है। इसी कारण जो है, इसी व्यतिकरण के कारण जो है कुछ खास रंगों की चमक जो है बहुत बढ़ जाती है, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कुछ रंग जो है वो गायब हो जाता है। इसीलिए हमें जो है उसमें मतलब अलग अलग तरह का रंग दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है और वो देखने में सुंदर लगता है। समझ में आ गया? नहीं आया तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे वीडियो को और आप फिर से सुन लेंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक यानी एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में कौन कौन से कण जो है वो होते हैं, यही हमको जानना है, ठीक, बेसिकली। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है बी, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान जो है इसमें होता है। अब क्या है इसका एक्सप्लेनेशन बता दो। देखिए, एटम के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है बीच का केंद्र जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसके चारों तरफ का खाली रास्ता, ठीक। तो नाभिक के अंदर जो है केंद्र के मतलब उसके अंदर केंद्र के अंदर भारी कण बिल्कुल बैंड होते हैं, वहाँ पे कोई भी भारी कण नहीं होता है। तो प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है जिस पर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है और नाभिक के अंदर नहीं होता है, बल्कि वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है उसके ऑर्बिट में। तो सवाल में सिर्फ पूछा है कि नाभिक के अंदर, ठीक, यानी एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो कितना भी कुल द्रव्यमान होता है उतना ही एक नाभिक का द्रव्यमान होता है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? आंसर बताइए। तो आंसर है ए, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। ठीक, अब क्यों है वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि चूना पत्थर जो है उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO। ठीक, तो ये जो है सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 60% होता है या 65% होता है, उससे ज़्यादा। ठीक, ये सीमेंट को जो है मजबूती देता है। इसके अलावा क्या होता है, सिलिका होता है, ये लगभग जो है 17 से 25% तो होता है। उसके अलावा क्या होता है, एल्मीना होता है। ठीक, इसका रासायनिक फॉर्मूला भी बता दूं, Al2O3 होता है। ठीक है, तो ये 3 से 8% तक होता है, जो सीमेंट को जल्दी जमने में मदद करता है। उसके अलावा जिप्सम होता है, ठीक है, CaSO4, ठीक, 2H2O, ये सिर्फ 2% से 3% ही मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जो है बहुत तेज़ी से न जमे और मिस्त्री को जो है थोड़ा सा काम करने का समय मिल जाए। अब जबकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, चूना पत्थर, इसीलिए वही जो है मुख्य घटक है इसका। समझ गए? यही पूछ रहा कि सीमेंट में मुख्य घटक कौन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, बताइए। तो इसका आंसर है बी, द्रव्यमान संख्या यानी इन मास नंबर जो, ठीक, इसमें अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं वो देखते हैं। देखिए समान क्या होता है, किसी भी एलिमेंट यानी पदार्थ का आइसोटॉप्स का जो है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बिल्कुल समान होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, तो अलग क्या होता है, उनके नाभिक यानी न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग होती है। अब मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो है, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, जैसा हमने पहले देखा था क्वेश्चन में, इसलिए न्यूट्रॉन्स जो है वो बदलने से ही उनकी द्रव्यमान संख्या जो है यानी मास नंबर अलग अलग हो जाती है। इसीलिए इसका आंसर है बी, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। ठीक, समझ गए? अगर उदाहरण दूं तो कार्बन 12 होता है और कार्बन 14, समझ गए? तीनों में प्रोटॉन 6 ही होता है, पर एक का मास जो है वो 12 है और दूसरे का 14, समझ गए? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु, बताइए। तो इसका सही उत्तर है डी, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आम बिंदु जो होता है यानी क्वथनांक पर पानी जो है वो भाप एक साथ होते हैं, यानी अभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वहाँ पे पानी और भाप क्या होगा, एक जगह होगा। अगर गलनांक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे बर्फ और पानी जो है क्या, एक जगह होगा, साथ होगा। ठीक है, यानी इधर हुए तो पानी, उधर हुए तो बर्फ हो जाएगा। समझ गए? अब एक खास स्थिति होती है जिसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, यानी कि त्रिक बिंदु कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा विशेष तापमान यानी टेम्परेचर होता है जिस पर ऐसा प्रेशर होता है, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ, एलिमेंट एक ही समय में ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में एक साथ संतुलन में रहता है। समझ गए? देखिए पानी के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 273.16 केल्विन, ठीक है, और बहुत ही कम अगर प्रेशर होगा तो 0.006 ATM। अब ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा बात है, पर इतना समझिए कि त्रिक बिंदु पे जो है इस तरह की अवस्था
होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट, कैल्माइट, वेल्साइट, गैलेना। तो आप अपना आंसर बताइए। आंसर बताता हूँ मैं। पहला इसका जो आंसर है ए, बॉक्साइट। अब क्यों है वो देख लेते हैं। देखिए बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2S2O। ये एल्युमिनियम का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण ओर है। दुनिया का लगभग सारा एल्युमिनियम इसी से निकलता है। और कैल्माइन का क्या होता है? ZnCO3, ये जिंक यानी जस्ता का ओर होता है। और कैल्साइट का क्या होता है? CaCO3, ये कैल्शियम का एक रूप है यानी चूना पत्थर, समझ गए। गैलेना होता है PbS यानी लीड, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण ओर होता है, इसलिए इसका आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलय के pH का मान 7 से अधिक होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अब 7 से अगर आगे होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। और उदासीन विलयन तभी होगा जब उसका 7 होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या है? बी। अब इसमें मैं और आगे क्या बोलूँ आपको, समझ गए ना? तो 17 नंबर क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। हिंदी वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? ठीक है, तो गलत पूछा है, ये एकदम ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस देखना है और बस कोई भी कहीं से पढ़ लेना है और देखना है ये सही है बस सही मार देना, नहीं। पूछा है गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है कि जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने पहले भी देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सही क्या है? सही यही है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है, नाभिक के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो उसके न्यूक्लियस के बाहर होता है जो चक्कर लगाता है। हालांकि क्या होता है, मतलब पूरे जो एटम का रूप है वो न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस है, तो इनकी संख्या जो है वो बराबर होती है। इसलिए स्थिति जो है यहाँ पे जो बताई गई है ए ऑप्शन में वो गलत है और बाकी जो BCD है वो सही है, ठीक। इसीलिए ऑप्शन ए गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ भी पूछा है कि गलत कथन कौन सा है, ठीक। तो इसमें से आप अपना आंसर बताइए। आंसर है सी, ठीक है। सी क्या है? एक्रिलिक की कृत्रिम रेशम, एक्रिलिक को ही कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है वो देख लेते हैं। देखिए आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, यानी कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं? देखिए ये रायोन को कहते हैं, ठीक, ना कि एक्रिलिक को, ठीक, समझ गए। ये जो रायोन होता है वो नेचुरल वुड से यानी पल्प से या सेलुलोज का उपयोग करके जो है बनाया जाता है और उसकी चमक जो है बिल्कुल रेशम जैसी होती है। एक्रिलिक क्या है वो भी जान लेते हैं। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहते हैं, आर्टिफिशियल वूल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है गर्म कपड़े, शॉल, ब्लैंकेट ये सब बनाने में काम आता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ पे पूछा है सत्य है, तो आप बताइए। तो आंसर है डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। क्यों है देखिए, देखते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है। देखिए हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोर एलिमेंट है, जानते हैं हम, जबकि ग्रेफाइट जो है वो नर्म होता है, ठीक। तो क्या हो गया? बी जो है गलत हो गया, उनकी कठोरता समान है ऐसा, तो बी गलत हो गया। हीरा विद्युत का क्या है? बैड कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, तो सी भी गलत हो गया। उनकी विद्युत चालकता समान है, गलत हो गया, ठीक है। अब हीरे की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या है? हेक्सागोनल है, समझ गए आप। तो इस तरह क्या हुआ? ए भी गलत हो गया, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, तो गलत हो गया। तो इसलिए डी जो है ऑप्शन ये सही, समझ में आ गया। अब ये क्यों सही है वो भी देख लेते हैं। देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, यानी
इसको कहते हैं पुरूप। ठीक, पुरूप है, यानी दोनों सिर्फ कार्बन से बनते हैं। अगर आप दोनों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो दोनों एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया करके सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इसलिए डी जो है वो सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है डी, ब्यूटेन। अब बीपीएससी के जो की आंसर की जारी किया था उन्होंने, उसके हिसाब से ब्यूटेन है। ठीक है, इसमें प्रोपेन भी होता है लेकिन ब्यूटेन है। अब एलपीजी का मिश्रण होता है, घरों में यूज़ होने वाली जो एलपीजी गैस होती है मुख्य 2 गैसेस के मिश्रण से होती है। एक तो ब्यूटेन से, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है C4H10, और प्रोपेन C3H8। तो प्रमुख घटक यानी घटक की बात करें तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। तो एलपीजी में लगभग 60% से ज़्यादा जो है वो ब्यूटेन की मात्रा होती है। इसीलिए इसका पिन पॉइंट जो है वो सही जवाब वो डी है। ठीक है, ब्यूटेन को माना जाता है। और कुछ एग्जाम्स में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होने के कारण जो है ऑप्शन ई भी चर्चा में रहा था। समझ गए? चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन में है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है परासरण। ठीक है, परासरण इसका सही आंसर है डी। समझ गए? इसको ऑस्मोसिस भी कहते हैं। और ये बेसिकली होता कैसे है वो जान लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब पानी या कोई भी द्रव जो है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, और ख़ास में एक मेम्ब्रेन जिसको क्या कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमिएबल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परागमय झिल्ली। इसके माध्यम से जब जाता है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर कोई द्रव, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, इसको परासरण कहते हैं। ठीक, लेकिन इसके आगे क्या होता है, ये जड़ तक कैसे पहुंचता है, जड़ में कैसे होता है? तो मिट्टी में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब जो कोशिका है जड़ की, जिसको रूट हेयर सेल्स कहते हैं, उसमें ये कम होता है। अब जड़ की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और उसी तरह जो है पानी को ये मिट्टी से खींचती है और फिर जड़ में पहुंचा देती है। समझ में आ गया? इतना ही सही। ठीक, परासरण, ऑस्मोसिस, डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? वह क्या है बताइए आप लोग। देखिए वह है बैक्टीरिया, यानी ए। अब क्यों है वो देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? देखिए बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिस पदार्थ को प्रकृति में अपने आप गल सड़ सकने की शक्ति होती है, जो खुद ही गल सड़ जाए। ठीक है, जैसे सब्जी का छिलका, सब्जी, सूखी पत्तियां होती हैं, कागज़ होता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, समझ रहे हैं ना, प्लास्टिक का यूज़ हम कम कर रहे हैं, तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब घटक होते हैं जो इसको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, जिसको डीकम्पोजर कहते हैं। तो मिट्टी में मौजूद क्या होता है? बैक्टीरिया और फंगस, कवक। ये क्या करता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसको कार्बोनेसियस कहते हैं। ठीक, ये कार्बोनेसियस पदार्थों को खाकर उन्हें छोटे छोटे सरल मतलब न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है। ठीक है, पोषण तत्वों में बदल देता है, तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, एक बेहतरीन तरीके का कंपोस्ट यानी खाद तैयार होता है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? जैसे वायरस जो है वो जिंदा रहने के लिए क्या करता है, होस्ट बॉडी चाहिए होता है उसको, वो डिकम्पोजिशन नहीं करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ नुकसान पहुंचाते हैं, बदलते नहीं हैं, इसीलिए बैक्टीरिया ही प्रकृति का सही और असली सफाई कर्मी है। समझ में आ गया? परमाणु प्रोटीन भी नहीं।
तो ये तीनों तो होंगे नहीं, एक ही होगा बैक्टीरिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? देखिए सिंपल सी इसमें बात है, जब बहुत लंबा नहीं है। रात में क्या होता है, रात में सिर्फ पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वो खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। अब रात में होता नहीं है क्या, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, इसलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त करता है। समझ गए ना? तो ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। अब पूरा प्रक्रिया क्या है बता देते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ दिन में होता है जब सूरज की रोशनी होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, छोड़ता नहीं है, लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इससे ऑक्सीजन की कमी हमको नहीं होती है। लेकिन रात में क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पेड़ के नीचे सोएंगे तो हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, क्योंकि पेड़ ही खींच रहा होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, दम घुटने लगेगा पेड़ के नीचे। समझ रहे हैं ना? और हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, इसलिए मना करते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ में आ गया? बाकी जो आंसर है वो सी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? बताइए। आंसर है सी, नाइट्रोजन। अब क्यों? देखिए पौधों की कमजोरी क्या है, ये पीचर प्लांट या वेनस यानी फ्लाई ट्रैप जैसे पौधे जो होते हैं उन दलदली या पुरानी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत भारी कमी होती है। कीट भक्षी पौधा जिसको कहते हैं, ठीक है, पीचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक, जहां पे नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता। कीट पतंगों को ये क्यों खाते हैं कि हर पौधे को बढ़ने और आगे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन बनाना पड़ता है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो मिट्टी से न मिलने के कारण, मिट्टी में नाइट्रोजन तो है नहीं तो वहाँ से मिलेगा नहीं, तो ये पौधे अपनी पत्तियों से इस तरह की चीज़ें करते हैं कि ये कीट पतंगों को पकड़ते हैं और खा जाते हैं, ठीक है, उसमें फंसा लेते हैं अपने पत्तों में, ठीक है। अब डाइजेशन कैसे होता है, जब कोई कीड़ा फंस जाता है तो पौधा उसमें जो है अपने डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर देता है, ठीक, जिससे वो कीड़ा जो है धीरे धीरे गल जाता है और उसके शरीर से नाइट्रोजन को ये सोख लेता है। वो कीड़ा जो है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए भी खाते हैं। वो जो पौधे हैं वो कीड़ा इसलिए नहीं खाते हैं क्या उनका पेट भरे, नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। यानी एक तो तना क्या करता है कि पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को वितरित करता है, और दूसरा और वो क्या क्या काम करता है। तो इसका सही आंसर बताइए आप, ठीक है। देखिए बीपीएससी के हिसाब से इसका जो सही आंसर था वो था उपयुक्त में से एक से अधिक काम, ठीक, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। अब क्यों वो देख लेते हैं। देखिए भोजन का भंडारण तो ये करता ही है तना। कैसे करता है, जैसे कुछ पौधों में क्या होता है कि जमीन के अंदर होता है तना, जैसे कि आलू, जिंजर, अदरक, यानी तो वहाँ पे क्या होता है, खाना स्टोर होता है, ठीक है, तो भोजन का भंडारण हो गया, यानी ये सही है। दूसरा कि पौधे को आकार भी देता है तना, शेप और सपोर्ट भी देता है। तना ही क्या करता है, पौधे को एक स्ट्रक्चर यानी आकार देता है, साथ ही उसको सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है ताकि उसकी पत्तियां जो है वो धूप से मिल सके और फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है। तो दूसरा भी सही, बी और डी भी हो गया सही, फोटोसिंथेसिस हो सके, तो बी डी सही। अब तीसरा सी,
देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, कुछ पौधा जो होता है वो मरुस्थलीय पौधा होता है, जैसे कि कैक्टस, नागफनी। अब इसमें पत्तियां तो होती नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? जो इनके कांटे होते हैं, अब कांटों में जो हरा भाग होता है ना, हरा तना है, वही इस मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन सी भी क्या हुआ, मतलब शोषण करता है। ऑप्शन सी भी क्या हुआ, सही हो गया। समझ गए? तो कंक्लूजन ये निकला कि ये चारों सही, इसलिए इसका आंसर क्या है, ई। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन 25 क्वेश्चन का। इसको बहुत जल्दी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, ठीक है। और मैं रोज़ कम से कम 5 वीडियो तो इसके ऊपर बना के डाल दूँगा, ठीक, ताकि आप लोग भी अच्छे से और जल्दी कवर कर लें। 70 दिन का हम लोग जो है प्लान करके चलते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।